जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी और आरओआरओ का जो री एग्ज़ाम है उसके लिए तो महत्वपूर्ण सीरीज है ही है। साथ में जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ या किसी अन्य स्टेट के जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं या जो भी पीएससी के एग्ज़ाम हैं, ठीक है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये देखिए कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह और करंट अफेयर से चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, अभी आंसर राइटिंग का एक बहुत बेहतरीन आंसर राइटिंग की जो है सीरीज चल रही है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है, बातें वो मैं बताता हूँ। ठीक है, आंसर मॉडल आंसर के साथ डिस्कस करता हूँ। वो मॉडल आंसर ना होने के साथ साथ वो मतलब मॉडल आंसर नहीं है, एक तरीके से आपको एक रूपरेखा बता देता हूँ। ठीक है, उस हिसाब से आप लिख करके कई सारे बच्चे लिख भी रहे हैं। जो नहीं लिख रहे हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है, जो लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप लिखेंगे, नहीं बनना चाहते तो आपकी मर्ज़ी, उसमें आप कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, अगर आप ये सोचेंगे कि हम मतलब अच्छा दिन आए, अच्छा मुहूर्त आए तब लिखेंगे, या हमारा सिलेबस पूरा हो जाए तब लिखेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए, कहीं से लिखिए। आप मेरे साथ मत जुड़िए। ठीक है, मेरे साथ मत जुड़िए, कहीं से भी लिखना शुरू कर दीजिए। आप खुद उठाइए, पीवाईक्यू उठाइए, देखिए आप कैसे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, उसको लिखिए, आप प्रयास करिए। उसके बारे में अगर आपको नहीं भी पता है तो गूगल से सर्च मारिए, सर्च मारने के बाद उसको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद मतलब कितना याद रहता है आप उसको फिर से लिखिए। ठीक है, चलिए, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये इसका 12वां वीडियो है। अगर इससे पहले आपने 11 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं मैंने। ठीक है, इतिहास में बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसमें समझाया है। ठीक, प्राचीन से लेकर के मध्यकालीन तक पूरा। अब हम इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में चल रहे हैं, तो इसको देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। देखिए, हम क्षेत्रीय राज्यों की जो क्लास है अभी इसमें शुरू करेंगे, क्षेत्रीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे पंजाब और मैसूर के बारे में हम पहले देखते हैं। ठीक, इसके अलावा अन्य भी थे, जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, ये सब क्षेत्रीय राज्य थे। ठीक है, इनका सबका कैसे उदय हुआ, क्या रहा, क्या रोल रहा इनका, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए, तो पंजाब के बारे में हम देखते हैं। पंजाब जो है बेसिकली अगर हम देखें तो राजा जो रणजीत सिंह थे, ठीक है, इन्हीं के ऊपर ये पूरा बेस्ड रहा और इन्हीं के द्वारा ये पूरा एकदम बनाया गया। ठीक है, लाहौर वगैरह इन्होंने राजधानी अपनी नियुक्त की और इन्होंने ही कई सारे क्षेत्रों को जीता और एक मतलब पंजाब प्रेसिडेंसी, एक मतलब पंजाब राज्य एक बनाया। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 में सुकर चकिया मिसल में। कई बार पूछा गया है कि जो राजा रणजीत सिंह हैं वो किस मिसल के मतलब किस मिसल में उनका जन्म हुआ था, तो ये सुकर चकिया मिसल, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ये स्टार लगा दे रहा हूँ इसमें मैं, जहाँ स्टार लगा दूँ वो आप मतलब उसको थोड़ा मार्क करके लिख लिया करिए। ठीक है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लीजिए। ठीक है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो ये आगे है, इधर से पढ़ते हैं, इस तरफ से ऐसे चलते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें पंजाब लाहौर लाहौर को इन्होंने राजनीतिक राजधानी बनाई और अमृतसर को धार्मिक राजनीति, अभी पूछा भी गया था, ये अमृतसर को सांस्कृतिक राजधानी बनाई थी इन्होंने। और ये शायद पीसीएस 2023 में या 22 में पूछा गया था ये प्रश्न। प्रसिद्ध कथन इनका क्या था? ये एक आँख इनकी खराब थी, या मतलब उसमें उससे दिखाई नहीं पड़ता था इनको। तो इन्होंने क्या कहा था? ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इस वजह से दूसरी आँख की रोशनी भगवान ने मतलब ईश्वर ने ले ली। ये इनका प्रसिद्ध कथन है। फ़कीर अजूजुद्दीन, ये राजा रणजीत सिंह के विदेश मंत्री थे, याद रखिएगा। विक्टर जाकमा, ये फ्रांसीसी यात्री रणजीत सिंह की तुलना जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। तो किसने करी थी ये? तो विक्टर जैकमा। ठीक है, जैकमा का नाम याद रखना। शाहसुजा, ये ऐसा व्यक्ति था जिसने राजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा जो है वो उपहार में दिया था। 1805 में भंगी मिसल से अमृतसर इन्होंने छीन लिया था और उसको सांस्कृतिक राजधानी बनाई थी। ठीक है, जमान शाह ने राजा की उपाधि दी और लाहौर में अपना सूबेदार माना। बेसिकली ये जमान शाह जो व्यक्ति था, इसी ने इनको जो है शुरुआत कराई, इनको लाहौर पर अधिकार करने के लिए वो कहा और इनको सूबेदार माना वहाँ पे। ठीक है, वहीं से फिर इन्होंने आगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसको जीता, श्रीनगर को जीता इधर। ठीक है, लाहौर जीता, ये
अमृतसर जीता, ठीक है। तो ये सारे फिर जीतते चले गए। 1799 में लाहौर पर अधिकार को राजनीतिक, इसको बता दिया मैंने कि राजनीतिक राजधानी बनाया। देखिए जमान शाह जो है वो अहमद शाह अब्दाली का पोता था, ठीक है। इसने लाहौर पर रणजीत सिंह के अधिकार करने की अनुमति प्रदत्त की। ये क्या हुआ था, ये देखो ये आगे दिया हुआ कहानी इसमें कि चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपें थी। ये किसी उसमें गया था, मतलब किसी अभियान पे गया था ये जमान शाह, और उसकी तोपें जो है वो इसमें चिनाब नदी में गिर गई थी। तो वहाँ से राजा रणजीत सिंह ने उन तोपों को निकलवाया और जमान शाह के पास भिजवा दी। तो उस सेवा के बदले में जमान शाह ने बोला कि ठीक है भैया, आप लाहौर पे अपना अधिकार कर लो। वहाँ पे सूबेदार नियुक्त कर दिया। नियुक्त कर दिया क्या मतलब, उनको बोल दिया कि ठीक है आप वहाँ के राजा हो जाओ, बन जाओ, जो भी है, ठीक है, सूबेदार बन जाओ। अमृतसर की संधि हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स टी मेटकॉफ, जो ये उस समय का गवर्नर जनरल था भारत का, उनके मध्य ये हुई थी, ठीक है। ये 1809 में। तो डेट याद रखिए, कई बार डेट भी पूछता है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध। देखिए अंग्रेज़ों ने किसी भी देसी रियासत के साथ, मतलब आप एक युद्ध नहीं देखेंगे, या तो उनको मतलब बल छल दल ये सब मिला दिया एक तरीके से, और सभी को जहाँ भी इन्होंने अपना मतलब स्थापित किया, राज्य स्थापित किया, सभी का यूज़ किया इन्होंने। बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो ये सारा इस्तेमाल किया इन्होंने। विदेशी ये जो देसी रियासतें थीं, इनके विरुद्ध इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, तीन चार चार बार युद्ध किया। अच्छा, अपने जो ये होते थे देसी रियासतें जो हुआ करती थी, इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनकी जो प्लानिंग है, वो ये मतलब एक तरीके से कमज़ोर हो जाती थी। लेकिन ये क्या करते थे, ये उनको उनसे संधियाँ करते थे, फिर अपने आप को धीरे धीरे मजबूत करते थे और फिर से अटैक कर देते थे या फिर से लड़ाई होती थी, ठीक है। तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें लॉर्ड हार्डिंग और ये थे, सेनापति ह्यूगॉफ था। घोषणा ये हुई थी, 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी इसमें बेसिकली, इस वाले युद्ध में। मुदकी का युद्ध, डेट पूछा जाता है। फिरोज शाह ये बढ़ोवल का युद्ध, ठीक है, अलीवाल का युद्ध, सबराव का युद्ध, ये सब पूछी जाती हैं, ये सारे युद्ध पूछे जाते हैं। आगे हो सकता है डेट दिखे, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा। फिर इसी में लाहौर संधि होती है, ठीक, याद रखिएगा। ये चिलियावाला का एक युद्ध होता है, चिलियावाला का युद्ध, ये फाइनल युद्ध था एक तरीके से, 1849 में होता है ये, ठीक है। लॉर्ड गफ के नेतृत्व में होता है। शेर सिंह, ये सिख सेना का नेतृत्व कर रहा था ये बंदा, ठीक है। परिणाम अनिर्णित रहा, लेकिन तत्कालीन जो गवर्नर था जनरल, वो लॉर्ड डलहौजी था और उसने एक तरीके से विलय करवा लिया इसका, ठीक। तो ये याद रखना। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देख लीजिए। अंग्रेजों तथा सिखों के मध्य भैरोवाल की संधि कब हुई थी, 1846 में हुई थी, 22 दिसंबर 1846 में। गुजेरत युद्ध, गुजेरत युद्ध क्या था, तो ये तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। गुजेरत का युद्ध तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है, अच्छा फैक्ट है, याद रखिएगा। लाहौर के लाहौर के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों ने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेचा। कितने में, 75 लाख रुपए में, मतलब वो दे दिया, अलग कर दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो वही था लॉर्ड डलहौजी, अभी हमने 1849 में देखा, ठीक है। अब हम आते हैं मैसूर राज्य में, ठीक है। मैसूर राज्य का देखते हैं समयावधि क्या रही। तो ये मैसूर राज्य के जो है, एक मिनट, चलो इसको पहले पूरा कर लो। ये 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है। पंजाब का जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में यहीं से विलय हुआ, मैंने बता दिया आपको, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही, ठीक है, ये वहीं था। वहाँ पे शासन करने के लिए 3 सदस्यों की एक वो बनाई गई, परिषद बनाई गई पंजाब में। तो कौन कौन था उसमें, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष थे उसके ये हेनरी लॉरेंस, और उसमें कौन था, तो जॉन लॉरेंस भी था, ठीक है। और तीसरा व्यक्ति कौन था, चार्ल्स ग्रेनविले मानसेले। ये नाम याद रखना तीनों लोगों का। एक बार शायद ये प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो पंजाब में प्रशासन द्वारा जो बनाई गई परिषद थी, उसमें कौन सा व्यक्ति सम्मिलित नहीं था। तो याद रखिएगा, जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, तो ये तो थे ही, और ये ग्रेनविले मानसेले भी थे इसमें, तो ये याद रखना, ठीक। दलीप सिंह जो है ये अंतिम सिख थे, ये साम्राज्य के राजा थे। इनका कार्यकाल बड़ा छोटा सा रहा है, ठीक है, 43 से 49 तक। ये लास्ट मोमेंट पे इन्होंने क्या करा था, अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था, सिख से ईसाई धर्म में चले गए थे। इन्होंने रूस की यात्रा की थी। अंग्रेज़ों से पेंशन लेकर ये ब्रिटेन चले गए, या भेज दिया गया, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। इनका निधन हुआ था ये
1893 पेरिस में हुआ था, लेकिन अंत्येष्टि इनकी इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, ये याद रखना, ये शायद प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना। अब हम देखते हैं मैसूर को इन्होंने कैसे किस तरीके से जीता। मैंने बताया ना कि किसी भी देसी रियासत को इन्होंने 2-2, 3-3 बार में, 4-4 बार में इन्होंने जीता है। ठीक है, एक बार में बहुत कम ऐसी रियासतें हैं जिनको कि इन्होंने सीधे डायरेक्टली जीता हो। एक बार लड़ते थे, फिर हारते थे, जीतते थे, फिर लड़ते थे, फिर हारते जीतते थे, फिर संधि कर लेते थे, इस तरीके से। ठीक है, मैसूर देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये देख लीजिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। 1767 से 69 के बीच में हुआ था। कौन था उस समय गवर्नर? तो अंग्रेज़ गवर्नर था ये, वेरेल्स्ट। ठीक है, ये समाप्ति किससे हुई थी? उस समय मैसूर का शासक कौन था? तो हैदर अली था। ठीक है, ये याद रखना। तो हैदर अली बनाम अंग्रेज। युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि हुई, इसमें हैदर अली जीता था बेसिकली। ठीक है, युद्ध की समाप्ति हुई 4 अप्रैल 1769 को ये मद्रास की संधि हुई, इसी के तहत ये युद्ध की समाप्ति की गई। ठीक है, दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसका जो समय था वो देख लीजिए, 1780 से 84 के बीच में। 1780 जुलाई में ये कर्नाटक पर आक्रमण किया, कर्नल बेली के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1781 में हैदर अली बनाम आयरकूट चला। ठीक है, उसमें पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ, पूछा जाता है ये। पोर्टोनोवो का युद्ध हुआ, कोल्लीपुर का युद्ध हुआ, सोलिंगपुर का युद्ध हुआ। आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया यहाँ पे। ठीक है, हैदर अली को हरा दिया। ठीक है, दिसंबर 2000 बोल रहा हूँ, दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, वो पोलीलूर में, वो मतलब ये था, वहाँ पे उसने सामना किया। पोलीलूर हेक्टर मुनरो की सेना को उसने परास्त किया। ठीक है, 1784 में एक संधि हुई। ठीक है, मैंगलोर की संधि जिसको बोलते हैं, उसके साथ ही ये आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तो पहला जो युद्ध समाप्त हुआ था वो किसके संधि से हुई थी? मद्रास की संधि। ठीक है, तो मद्रास, फिर मैंगलुरु, और फिर श्रीरंगपट्टनम। तो ये 3 जो ये हैं संधियां हैं, MMS करके याद रखना, जो कि आपके ये मैसूर युद्ध से संबंधित रहीं। ठीक, तो ये याद रखना। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वो 1790 से 92 के बीच में होता है। ये बेसिकली अंग्रेज, मराठा, निजाम, ये तीनों मिल करके टीपू सुल्तान से लड़ाई करते हैं। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, युद्ध समाप्त हो जाता है। इसमें जो है टीपू का आधा राज्य अंग्रेज़ों को और उनके जो सहयोगी साथी थे, ठीक है, जो कि ये मराठा और अंग्रेज़ थे, इनको देना पड़ता है उसको। टीपू से लगभग 3 करोड़ रुपए उस समय लिए गए थे युद्ध क्षति के रूप में। ठीक, अच्छा, एक खास बात इनको देखिए कि ये युद्ध करते थे, अगर ये युद्ध में हार गए तो संधियों में ये युद्ध क्षति नहीं देते थे, या इनके ऊपर में थोपा नहीं जाता था, ये इसकी कहीं जानकारी तो नहीं मिली खैर। लेकिन अगर ये किसी को इन्होंने हराया तो उससे युद्ध क्षति लेते थे, और बहुत भयंकर लेते थे, मतलब इस तरीके से लेते थे कि वो दोबारा उठ के खड़ा ना हो पाए, इस तरीके से। तो ये याद रखिएगा। इसी में ये हुआ था, इसमें 3 करोड़ रुपए युद्ध क्षति के रूप में बोला कि देना है आपको, और जब तक नहीं दोगे तो इनके टीपू के 2 पुत्र, ठीक है, अंग्रेज़ों के पास जो है वो जमा कर दिए गए, एक तरीके से, मतलब उनको जमा कर दिया, बोला कि ये रहेंगे हमारे पास जब तक नहीं दोगे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो कार्नवालिस था उस समय, याद रखिएगा। ठीक है, जो ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, कार्नवालिस था। ठीक, श्रीरंगपट्टनम की संधि ये 1792 में हुई। टीपू सुल्तान बता दिया मैंने, कार्नवालिस के मध्य। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं, 1799 में होता है। ठीक है, 1799 में, इसमें वेलेस्ली रहता है, ठीक है, गवर्नर जनरल, और हैरिस एंड स्टुअर्ट। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, यहाँ से मतलब समाप्त, एक तरीके से मैसूर पर इनका अधिकार हो जाता है। ठीक, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, यहीं पर इसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको याद रखिएगा। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज द्वारा वेलेस्ली को प्रदत्त उपाधि थी। कौन सी? तो मतलब लॉर्ड समाज द्वारा, यानी कि जो वहाँ पे आयरलैंड के थे, उन्होंने इसको मार्क्विस बोला था, वेलेस्ली को। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश, बेसिकली जो मैसूर राज्य था उस पर अड्यार वंश का शासक था, वो हैदर अली ने जो भी कुछ अपना तिकड़म करके जो भी किया था उस पर काबिज हो गया था ये। ठीक है, तो
अड्यार वंश के बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, यानी कि नाम मात्र के लिए कि ठीक है भाई जाओ तुम इमली के पत्ते पे ऐश करो, ठीक है इस तरीके से। अब देखिए इसमें जैसे ये वेलेस्ली के बारे में कहा जाता है कि वेलेस्ली ने जब ये जीता ना ये युद्ध मैसूर वाला, तो इसने कहा था कि मतलब हमने अपने दुश्मन को भी हरा दिया, हमने अपने दुश्मनों को भी हरा दिया, और जो ये हुआ था ये 1792 वाली ये हुई थी, ये वेलेस्ली ने ही कहा था शायद, चलो ठीक है कोई नहीं, उसको किसी ने कहा था, मैं बता दूंगा आपको किसने कहा था वो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, इससे संबंधित मैंने आप देखिएगा इस पर, यहाँ पे आप, मैं यहाँ पे कर दूंगा, ये जो आप आई पे क्लिक करेंगे गवर्नर वाले से मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, मतलब एक एक पॉइंट मैंने कहाँ से नहीं उठा के आपको बताया है। उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, 4 वीडियो हैं उसमें, अगर वो चारों वीडियो आप देख लेंगे तो गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय से संबंधित कोई भी फैक्ट आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा वो आप उसको हल कर ले जाएंगे, बता ले जाएंगे, अगर आप उसको 4 वीडियोज़ को देख लेंगे। मैं इस पर आपको आई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं दे दूँगा इसको, ठीक है, ये याद रखना। तो देखिए कैसे शुरुआत होती है, क्या शुरुआत होती है वो चीज़ देख लीजिए इसमें। तो 1740 से 65 के बीच में ये जो भी इनका अंग्रेजी जो साम्राज्य था, ये समानता के लिए इनका संघर्ष होता रहा, कभी किससे लड़ते कभी किससे लड़ते, आपने देखा ही होगा, कभी मैसूर से लड़ रहे हैं, कभी कार्नाटिक वॉर चल रहा है, कभी सिखों से वार चल रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो ये जो काल था इनका 1740 से लेकर 1765 का, ये समानता के लिए संघर्ष वाला काल था इनका, ठीक है, ये याद रखना। ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय रियासतों से ये समानता के लिए ये संघर्ष कर रहे थे, इनकी यही प्रमुख नीतियाँ थी। यहाँ पे ये पूछा भी जाता है मेंस में, तो ये याद रखना। 1935 नहीं, ये तो बात की बात है, फिर आगे यहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये वाली 1765 से लेकर 1813 तक सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई, ठीक है, जिसको रिंग फेंस बोलते हैं जिसको। फिर 1813 से 58 के बीच अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई इन्होंने। फिर 1858 से 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई, और 1935 से 47 तक ये जो है बराबरी का संघ बनाया इन्होंने, बोला कि हम मतलब इक्वल हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये याद रखना, ठीक है। चलिए वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम याद रखते हैं, इसने क्या क्या किया, कैसे किया, वो सारी चीज़ें। बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति इसने करी थी, वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है, याद रखना। राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया, महाभियोग का सामना करना पड़ा इसको, वारेन हेस्टिंग्स को, हालांकि बाद में इसको मुक्त कर दिया था, चला था इसका 3-4 साल इस पे महाभियोग चला, लेकिन वो डिसाइड नहीं हुआ। बाद में ये हुआ कि भाई इसने जो भी करा ना वो ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए ही करा, तो वो ढाक के 3 पात वाली बात हो गई। राजस्व सुधार के लिए परीक्षण और अशुद्धि ये सब शुरू किया इसने। बंगाल का प्रथम ये गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था वारेन हेस्टिंग्स, ये प्रथम वाला याद रखना भैया, ठीक है। सहायक संधि जो शुरुआत करी थी तो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरुआत करी थी। इसमें पूछा जाता है कि किस जो देसी रियासत ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी, तो ये याद रखना, सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, ये जैसे जैसे है वैसे ही इनका क्रम भी याद रखिएगा, ठीक है। मैसूर हो गया, फिर तंजाउर हो गया, फिर अवध हो गया, फिर पेशवा हो गया, फिर बरार, भोसले, सिंधिया और जोधपुर, ये ऐसे क्रम याद रखिएगा, ठीक है। ये पूछता है वो क्रम, ठीक, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में। देखिए क्या क्या, ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, कब से कब तक विलियम बेंटिंग, ये 1828 से 1830 तक रहा। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना था, ठीक है, ये भी एक फैक्ट है, याद रखिएगा आप लोग। इसने क्या क्या काम करा, तो बहुत सारे काम कराए इसने, जैसे ठगी कैप्टन स्लीमन को लगाया इसने कि बोला भाई ठगों को ख़त्म करो, ठीक है। सती प्रथा, बालिका शिशुवध समाप्त करने का प्रयत्न किया। भारतीय रियासतों के प्रति यथा संभव जो तटस्थता की नीति अपनाई। 1834 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल मैंने बता दिया आपको। 1831 में मैसूर का, 31 में मैसूर और 34 में जो है ये कुर्ग तथा कछार का जो अंग्रेजी साम्राज्य में ये विलय कर लिया था इसने। निजाम नसीरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को वापस बुला लिया था इसने, ठीक है। अफीम के व्यापार को नियमित किया इसने, अनुमति पत्र करके केवल बम्बई बंदरगाह से ही निर्यात की अनुमति दी गई, यानी कि उसको एक तरीके से रेगुलेट कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं हम कार्नवालिस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। कार्नवालिस ने
कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू करने किया, कार्नवालिस संहिता बनाई इसने, स्थायी बंदोबस्त लगाया, ठीक, कर और न्याय प्रशासन को पृथक किया, भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ किया, इसको सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। 5 अक्टूबर 1805 को जब ये दोबारा भारत आया था, ठीक है, पहली बार तो चला गया था, ये दोबारा आया भारत में, तो ये गाजीपुर में, ये मतलब उसकी मृत्यु हो गई। इसकी जो कब्र है वो गाजीपुर में है, कभी अगर मौका मिले तो जाके देख के आ सकते हैं। शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित इसने ये किया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने करा। लॉर्ड डलहौजी के बारे में ये प्रमुख दिया हुआ है, इसीलिए मैंने बोला कि इसमें सिर्फ प्रमुख दिया हुआ है, लेकिन मैं जो जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ आपको, भारत के गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल और वायसराय, वो 4 वीडियो हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पे आई पे क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगा वो, ठीक है, 4 लिस्ट है, 4 वीडियोज़ हैं, वो देख डालिए, बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, ठीक है, और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, बहुत सारे फैक्ट्स हैं उसमें, ठीक। कार्यकाल इसका क्या रहा डलहौजी का, ये 1848 से 56 के बीच रहा। अवध का विलय किया इसने, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा के, बोला लाओ चलो इसको मिलाओ, ठीक है। प्रथम जो रेल है वो भी चली 1853 में इसी के समय पे, ठीक है, बम्बई से थाने के बीच में। व्यपगत का सिद्धांत इसने लागू किया था। एक सहायक संधि थी जो कि वेलेस्ली ने शुरू करी थी, एक ये है जो कि व्यपगत सिद्धांत है, तो दोनों का याद रखना। ये जो ईयर हैं इनकी जरूर ध्यान रखना, सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर संभलपुर, बघाट 1850 में, उदयपुर 52 में, झांसी 54 में, नागपुर 54 में, कहीं कहीं 53 भी लिखता है, मुझे लगता है 53 ही होगा। करौली जो है 1855 में, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। ये करौली वाला शायद व्यक्तिगत प्रस्ताव जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। एक अलग इसने पीडब्ल्यूडी विभाग बनाया। भारत में विद्युत तार वाला, ये जो तार बोलते हैं ना कि तार आया है ठीक है, टेलीग्राम जिसको बोलते हो, तार अलग चीज़ है। 1852 में सैग्नेसी विद्युत तार विभाग का ये अधीक्षक नियुक्त किया। 1857 के विद्रोही का मृत्यु पूर्व कथन, इस तार ने हमारा गला घोट दिया, इस तरीके से था। कहने का मतलब ये था कि इस तार का इस्तेमाल करके लोगों को जानकारी और ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी भेजी जा सकें, ठीक, तो ये याद रखना। अवध का विलय इसने 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। आउटरम ने इसी की रिपोर्ट अवध में अधिग्रहण का आधार बना, यानी कि आउटरम ही था जिसने लिखा कि भैया यहाँ पे बड़ा कुशासन है और इसको जो है ब्रिटिश उसमें मिला लिया जाए, तो मिला लिया। 7 फरवरी 1856 को अवध का विलय बन गया। तो ये भी शायद पूछा जाता है या पूछा गया है कि किसके रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय किया गया था, तो ये याद रखना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक, महारानी की घोषणा इसने पढ़ी, ठीक है, वर्तमान प्रयागराज जो है वो वहीं पे जाके पढ़ी थी 1 दिसंबर 1858 को, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति कर दी गई इस समय, मतलब ख़त्म। 17 भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ला दिया गया, ठीक, ये सब 1857 की क्रांति के बाद हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। एलन बेरो का काल देख लीजिए, 1842 से 44 के बीच रहा। दास प्रथा का उन्मूलन किया 1843 में। सिंध का इसने पूर्ण विलय करवाया 1843 में। मायो को देख लीजिए 69 से 72 तक। प्रथम जनगणना 1872 में हुई। शेर अली अफरीदी द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हत्या कर दी गई। ऐसा एक ही वो था वायसराय जिसकी कार्यकाल में जो है वो कार्यकाल के दौरान उसकी हत्या कर दी, तो कौन था, ये लॉर्ड मायो ही था, ठीक है, ये याद रखना। इधर देख लेते हैं हम लोग गतिविधि गवर्नर जनरल वायसराय कौन कौन से क्या कहते हैं। जैसे करजन जो है वो बंगाल का विभाजन किया था। चूक का सिद्धांत या हड़प नीति जो है डलहौजी की थी। सामाजिक सुधार वगैरह ये बेंटिंग ने किया था बहुत ज़्यादा। बंगाल में दोहरा जो शासन है वो क्लाइव ने शुरुआत करा था, ठीक है। भू राजस्व के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत करी थी इसकी। स्तंभदारी, जागीरदारी, मालगुजारी, ये बीसवेदारी, ये भी सब इसी का नाम है, ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त था। क्षेत्र कहाँ कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी आदि क्षेत्र में लागू था ये, ठीक है। भारत के ये प्रतिशत याद रखना। अगर बात की जाए कि स्थायी बंदोबस्त जो है ये कहाँ कितने प्रतिशत पर लागू थी, तो 19% पे, ठीक है। प्रावधान क्या थे, तो जमींदारों का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित किया गया और लगान 10/11 भाग कंपनी को दे, 1/11 भाग जमींदार के पास रहता था, ठीक है। रैयतवाड़ी के बारे में देखिए। रैयतवाड़ी जो है वो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने शुरू किया था ये, ठीक। सर्वप्रथम तत्कालीन ये मद्रास चेन्नई के 12
महल उसमें ज़िले में लागू हुआ था। चेन्नई, मद्रास जो है मुंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में ये लागू हुई। इसका जो प्रतिशत था वो 51% का था। अगर स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो वो 19% था। ठीक, याद रखना। रैयतों के लिए क्या प्रावधान थे? तो भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार था, प्राप्त था इनका। कृषक कृषक जो है वो भू स्वामित्व की स्थापना, उच्च लगान दर थी इसमें, ये चीज़ याद रखना, इसमें उच्च लगान दर भी था। परीक्षा उपयोगी कुछ दृष्टि देखिए। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को। 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई किसके द्वारा? तो हार्डिंग, वो था वायसराय उसके समय पे। 1871 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाया गया, तो ये मायो के टाइम पे। ठीक है। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल का विभाजन, यहाँ पे रद्द कर दिया गया। अर्गिल के सुझाव पर स्थापित एक विभाग था, तो क्या था वो? पुरातत्व विभाग, अर्गिल। ठीक, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं महालवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी पद्धति क्या है? प्रत्येक ग्राम अथवा महल या जागीर का एक भाग के साथ अनुबंध। ग्राम समाज ही जो है वो सम्मिलित भूमि और अन्य भूमि के स्वामी एक साथ ही वो लोग मतलब लगान देते थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब कुछ परिवर्तनों के साथ लागू। ब्रिटिश भारत के लगभग 30%, तो हमने अभी देखा। स्थायी बंदोबस्त 19%, रैयतवाड़ी 51% और ये 30% महालवाड़ी। ये तीनों के परसेंटेज याद रखिएगा। ठीक है। धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इनका कहना था, इनका मानना था, देखिए इसमें क्या है। भारतीय धन संपत्ति एवं माल का अविरल प्रवाह इंग्लैंड की ओर, लेकिन बदले में भारत को पर्याप्त आर्थिक, व्यापारिक अथवा भौतिक लाभ का अभाव है। कहने का मतलब ये था कि जैसे अब यहाँ पे आप मानिए कि जैसे ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा है, ठीक है, यहाँ से कुछ भी बना इंग्लैंड जा रहा है, लेकिन सारा पैसा तो इंग्लैंड जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो और जो पैसा आना चाहिए, जो लगना चाहिए, वो सब मतलब इनकमिंग नहीं हो रहा था, सिर्फ आउटगोइंग हो रहा था। ठीक है, वही चीज़ इन्होंने बताया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी बताया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड ड्यूटीज़ टू द इंडिया में पहली बार जो है ये धन से बहिर्गमन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये इनकी बुक्स हैं ये। ठीक है, द कॉमर्स ऑफ इंडिया लेखों में इसकी व्याख्या की गई। ठीक है, धन के विकास का बहिर्गमन, इसको एविल ऑफ एविल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट कहा जाता है इसको। तो ये बहुत बड़ा वो था, ये एक तरीके से कह सकते हैं बहुत मतलब इसका प्रभाव बहुत इतना रहा कि अभी तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, स्वरूप इसका वही सरकार की खरीद नीति, होम चार्जेस ये सब लगाना, भारतीय सार्वजनिक ऋण रेलों पर लगाई गई पूंजी में दिया गया ब्याज, भारत को दी गई सैनिक और अन्य सामग्री की लागत, भारत के इंग्लैंड में दिए गए जाने वाले नागरिक और अन्य जो सैन्य शुल्क, इंग्लैंड में राज्य सचिव का व्यय, वर्ष 1919 तक भारत सरकार द्वारा यूरोपीय अफसरों को दिया जाने वाला भत्ता, ये सब जो है इसी में आता था। ठीक है, अन्य प्रतिपादक कौन कौन रहे हैं? तो ये महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र आरसी दत्त थे, ये अर्थशास्त्री, इनकी पुस्तक थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये आरसी दत्त की थी। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कलकत्ता के अधिवेशन 1896 में आधिकारिक तौर पर भारत के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकृति मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक, याद रखना। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में इसको, धन का जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी थी, इसको यहाँ पे स्वीकार किया गया कि हाँ भैया ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक, कितने पेज बचे हुए हैं यार अभी, इसमें देख लेते हैं, बहुत बड़ा ना हो जाए वीडियो। तो 126 है, ठीक है, देख लेते हैं, 5-6 पेज और है, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं इसको। ठीक है, या फिर रहने देते हैं आज के लिए, यहीं आधा घंटे बहुत है इसको। ठीक है, हाफ फिर आगे कर देंगे। 1800 की जो क्रांति रही उसको बढ़िया से समझाएंगे उसके आगे। ठीक है, इसके बाद भारतीय, अच्छा ये ड्रेन ऑफ जो वेल्थ थियरी रही, क्या प्रभाव पड़ा वो देख लो एक बार, कि और भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो ब्रिटिश रूल रहा उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय हस्त जो शिल्प था यहाँ का, उसका बहुत ही ज़्यादा मतलब विनाश हो गया एक तरीके से। वो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ तो किसानों को हानि हुई,
ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी, गरीबी में वृद्धि हुई, नकदी फसलों को तो महत्व मिला, खाद्यान्नों की लेकिन कमी हो गई, नील उगाओ, इस तरीके से, है ना। नील विद्रोह इसी वजह से तो हुआ था। भारत में ब्रिटिश वित्त पूंजी का जो आगमन है, भारत पूंजीपतियों को जो है वो हतोत्साहन मिला। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, 1857 की क्रांति को हम इसमें आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, बढ़िया से समझाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है वीडियो तो, ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए यार, आप लोग करवा नहीं रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।